गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए, हम हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी उसका थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस पे जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं उन एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, जिनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को मैं करा चुका हूं, बाकी जो बचती हैं उनको हम आज सोल्व करेंगे। और यहां सिर्फ मैं स्टेटमेंट बोलूंगा और सॉल्यूशन करूंगा। स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी बुक से देख पाएंगे। जो फर्स्ट 6 प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी की वो हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 से हम स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पूछा है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर्स के किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस के बारे में आपने ये फॉर्मूला देखा था, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं और नंबर 1 से ही डाल देते हैं। रेजिस्टेंस था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, A इज द एरिया ऑफ कंडक्टर। तो यहां जो रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो इन 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करेगा। पहला है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। सेकंड है लेंथ ऑफ कंडक्टर। थर्ड इज एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। ये रेजिस्टिविटी कंडक्टर की, ये लेंथ कंडक्टर की और ये एरिया कंडक्टर का, इन तीनों फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। और एक और फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, वो है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। आप ये भी इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर चेंज होने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस चेंज होता है, और वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर हम कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का इंक्रीज करेगा, और यही फैक्टर हमने लिखा है, फोर्थ वन, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो इन 4 क्वांटिटीज पे रेजिस्टेंस कंडक्टर का डिपेंड करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स, वाई। हमारे पास 2 वायर हैं, सेम मटेरियल की हैं, दोनों के अक्रॉस हमने सेम बैटरी को कनेक्ट किया, लेकिन हम देखते हैं कि जो थिक वायर थी, 2 वायर ली सेम मटेरियल की, लेकिन थिकनेस दोनों की अलग अलग है। एक थोड़ी ज्यादा थिकनेस की है, एक कम थिकनेस की है, और दोनों को सेम बैटरी से कनेक्ट किया तो हम देखते हैं कि जिसकी थिकनेस ज्यादा है उसमें से करंट इजीली फ्लो हो पाता है, लेकिन जिसकी थिकनेस कम है उसमें से करंट मुश्किल या कम इजीली पास हो पाता है। ऐसा क्यों है? थिक वायर में करंट इजीली पास क्यों हो पाता है? आप देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 7 में भी मैंने ये लिखा है, या ये देखिए आप, हमने यहां देखा रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहां से हमने ऑब्जर्व किया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एक वायर ज्यादा थिकनेस की है और एक वायर कम थिकनेस की है, तो इसका एरिया ज्यादा, इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, A1 इज ग्रेटर देन A2। जिसका एरिया ज्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस कम, जिसका एरिया कम उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा। और जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट इजीली फ्लो नहीं हो पाता, क्योंकि रेजिस्टेंस ही करंट का अपोज करता है। तो यहां आप देख लीजिए, जो कम थिकनेस की वायर थी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उसमें करंट इजीली फ्लो नहीं कर पाएगा। करंट कैन नॉट फ्लो इजीली, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है।
इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें से करंट कैन फ्लो इजीली, करंट कैन फ्लो इजीली। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट remains constant while the potential difference across the two ends of component decreases to half of its former value. What change will occur in current through it? कहता है कि जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, एक सर्किट है उसमें हमने एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाया, उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, वो रेजिस्टेंस हमने कांस्टेंट रखा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस था, मान लीजिए कि यहां पे हमने एक कंपोनेंट लगाया जिसका रेजिस्टेंस हमने नाम दिया R, और एक यहां बैटरी लगा दी है जिसने पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोवाइड कराया। कहता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो जाता है। अगर यहां से V प्रोवाइड कराया तो इन दोनों एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V/2 आया। रेजिस्टेंस सेम रहा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हुआ? आधा डिक्रीज हुआ। तो करंट कितना आएगा? हमें पता है ओम्स लॉ से V = RI, I = V/R। यह हमारे पास करंट था जब V वोल्ट था, R रेजिस्टेंस था। सेकंड में कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो गया है लेकिन रेजिस्टेंस सेम रहा, तो यहां जो करंट बनेगा I1 = पोटेंशियल डिफरेंस आधा हो गया और रेजिस्टेंस सेम रहा, तो यहां V/R को हम क्या मान के चले थे? I, और साथ में क्या आ गया है? 2। इसका मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हो गया है तो करंट भी यहां हाफ हो जाएगा, अगर हमने रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा तब। सो ये हमने ओम्स लॉ से देख लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर coils of electric toaster and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? जो इलेक्ट्रिक टोस्टर या इलेक्ट्रिक आयरन होती हैं उनको हम अलॉय से बनाते हैं, प्योर मेटल से नहीं बनाते। कारण क्या है इस चीज का? यह मैंने बताया भी था कि क्यों हम अलॉय यूज करते हैं। फर्स्ट रीजन अलॉय यूज करने का, पहला रीजन है रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय is higher than metal। अलॉय की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है मेटल की रेजिस्टिविटी से, इसीलिए हमने एक तो अलॉय यूज की, दूसरा वहां रेजिस्टिविटी ज्यादा होने के कारण टेम्परेचर बढ़ता है। इलेक्ट्रिक आयरन में टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, तभी तो हम प्रेस वगैरह कर पाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो मेटल होती हैं वो बर्न हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। लेकिन अलॉयज के केस में ऐसा नहीं होता है, वो इजीली बर्न नहीं हो पाती हैं, इजीली जल नहीं पाती हैं, या ये कहें कि इजीली ब्रेक नहीं हो पाती है हायर टेम्परेचर पे। वो ज्यादा टेम्परेचर तक टोलरेट कर सकती हैं, लेकिन मेटल ज्यादा टेम्परेचर टोलरेट नहीं कर सकती, तो वो जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। तो दूसरा कारण अलॉय यूज करने का यह था कि ये ज्यादा टेम्परेचर सहन कर पाती हैं। सो सेकंड है, alloys do not break at high temperature। ये इसको आप ये भी लिख सकते हैं, alloys do not oxidize। इसको आप ये भी लिख सकते हैं। सो इसका आंसर ये आ गया हमारे पास।
नेक्स्ट में कहता है, ये क्वेश्चन नंबर ये नेक्स्ट छोड़ रहा हूं मैं क्योंकि ये टेबल से हमें देखना है, तो ये तो हो जाएगा, उससे नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है ड्रा ए सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 12 वोल्ट ईच। ये क्वेश्चन नंबर है, इसका हमने 5 दिया, और कहता है कि 3 बैटरी हैं या 3 सेल हैं और तीनों सेल का जो पोटेंशियल है वो 2 वोल्ट है, और उन तीनों को आप कनेक्ट करिए सबसे पहले। तो यहां हमने 3 सेल कनेक्ट की, तीनों का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, सीरीज में है, तो एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से, दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव से, ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया है। कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, 5 ohm resistor, 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor and a plug key all connected in series। 3 सेल हैं, 3 रेजिस्टेंस है और एक की है हमारे पास। इन सबको आपको कनेक्ट करना है और सीरीज में कनेक्ट करना है। हम 3 सेल तो कनेक्ट कर चुके हैं, आगे चलते हैं और एक की और कनेक्ट कर देते हैं। यहां पे ये हमने की कनेक्ट कर दी, के नाम दे दिया हमने इसका। साथ में सीरीज में ही इनके 3 रेजिस्टेंस और रखने हैं, और 3 रेजिस्टेंस में से एक की वैल्यू है 5 ओम, एक की वैल्यू है 8 ओम, और एक की वैल्यू है 12 ओम, और इसको कनेक्ट कर दीजिए। ये जो सर्किट बना, इसमें सब चीजें सीरीज में हैं। आप किसी भी एंड से चलिए, इस एंड से चलेंगे, इस पॉइंट से चलेंगे, तो इस पॉइंट पे वापस आने के लिए एक ही रास्ता है आपके पास। अगर आप ए से चले और आप वापस इसी पे आना चाहें, तो आप केवल इस रास्ते से जा सकते हैं और इससे आ सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और इस रास्ते में जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लाई करेंगे वो सब के सब सीरीज में होंगे, और यही हमें ड्रॉ करना था इस क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रीड्रॉ द सर्किट इन अबाउ क्वेश्चन पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स एंड ए वोल्टमीटर टू मेजर द डिफरेंस अक्रॉस ए 12 ओम रजिस्टर। व्हाट वुड बी द रीडिंग इन एमीटर एंड वोल्टमीटर। कहता है इसी क्वेश्चन में ये जो आपने ड्रॉ किया है, इसी डायग्राम को दोबारा ड्रॉ करिए, लेकिन अब की बार इसमें आपको एमीटर भी कनेक्ट करना है ताकि आप करंट मेजर कर पाएं, और आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करना है, इसलिए आपको वोल्टमीटर भी कनेक्ट करना है। यहां आपको एमीटर और वोल्टमीटर दोनों लगाने हैं, लेकिन एमीटर इस तरह से लगाना है कि वो जो टोटल करंट आप बता पाएं इस पूरे सर्किट में कितना करंट है, और वोल्टमीटर इस तरह से लगाना है कि केवल आपको इस 12 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप मेजर कर पाएं। तो कैसे लगाएंगे आप देखिए, ये है हमारे पास 5 ओम, ये है 8 ओम, और ये है 12 ओम। यहां हमने ये की लगा रखी है, और इस तरफ अब पहले एक एमीटर कनेक्ट करना है हमें, ताकि ये जो सेल हम लगाएंगे, सर्किट जैसे ही क्लोज होगा, अगर हमने इस की को क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इस करंट को मेजर करने के लिए हमें एक एमीटर की जरूरत पड़ेगी, और वो एमीटर हमने लगाया यहां। ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल। तो एक तो हमें ये कनेक्ट करना है जो हम कर चुके हैं। दूसरा कहता है कि इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा, वो
12 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, सिर्फ आपको वो मेजर करना है। तो आप वोल्ट मीटर कहां लगाएंगे? अगर 12 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर भी इसी 12 ओम के अक्रॉस लगाएंगे। तो यहां हमने वोल्ट मीटर लगा दिया और ये वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल, ये वोल्ट मीटर का नेगेटिव। ये भी आप ध्यान रखेंगे, यहां भी हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आएगा, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। दूसरा, वैसे भी हमें पता है कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, तो ये एमीटर सीरीज में कनेक्ट है, आप देख लीजिए। और जहां पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वहां वोल्ट मीटर लगाएंगे। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में, आप देख लीजिए ये वोल्ट मीटर और 12 ओम दोनों पैरेलल में है, तो हमने इस तरह से इनको कनेक्ट कर दिया। अब ये रीडिंग कितनी दिखाएंगे? कनेक्ट तो कर दिया है, डायग्राम बना दिया है, लेकिन रीडिंग और बतानी है कि कितनी दिखाएंगे, करंट कितना आएगा इसमें से। आप देखिए, सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, तो सीरीज में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 की वैल्यू 5 ओम, R2 की 8 ओम, R3 की वैल्यू 12 ओम इक्वल्स टू, ये बनेगा हमारे पास 25 ओम। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। इस टोटल सर्किट की पोटेंशियल कितना है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू, फर्स्ट ने कराया 2 वोल्ट, सेकंड ने कराया 2 वोल्ट, थर्ड ने भी कराया 2 वोल्ट, तो ये हमारे पास बनेगा 6 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस पता, टोटल पोटेंशियल पता, ओम्स लॉ से क्या हम करंट नहीं निकाल सकते? ये बनेगा 6/25 एम्पियर। इतना करंट फ्लो होगा। ये जो मैंने करंट दिखाया है ये एरो से, इसकी वैल्यू है 6/25 एम्पियर। और यही करंट इस एमीटर में से जाएगा तो एमीटर इतनी ही रीडिंग शो करेगा, इतनी ही वैल्यू शो कराएगा एमीटर। तो इतना करंट है। उसके बाद इस 12 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस। अब की बार हमें V निकालना है, करंट नहीं निकालना। ओम्स लॉ से फिर आप देखिए, V इक्वल्स टू RI, लेकिन कौन सा रेजिस्टेंस लेना है? 12 ओम। तो यहां हम रखेंगे पोटेंशियल अक्रॉस 12 ओम इक्वल्स टू RI। यहां R इक्विवेलेंट नहीं है, R वो रखना है जिसके अक्रॉस आपको मेजर करना है। तो 12 इंटू करंट कितना है 12 ओम के अक्रॉस, यहां से 6/25 गया, इसमें भी 6/25, इसमें भी इतना ही, इसमें भी इतना ही। आपको पता है सीरीज में करंट सेम होता है, तो ये तीनों सीरीज में, तो तीनों में सेम करंट पास होगा, तो करंट हम यही लिखेंगे 6/25। ये आ गया है 72/25। सो ये आपके पास 12 ओम के अक्रॉस 72/25 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसको आप मेजर, यही वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो मेजर करेगा ये वोल्ट मीटर जिसको हमने कनेक्ट कराया है 12 ओम के अक्रॉस। सो इसे आप कर पाएंगे, इसे आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर आपके पास आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में कनेक्ट करना है आपको। रेजिस्टेंस आपके पास दे रखे हैं, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, एक रेजिस्टेंस है 10⁻⁶ ओम। पहले इसको सोल्व करते हैं। ये पैरेलल में हमने इनको कनेक्ट किया, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 10⁻⁶। बस अब इसे आपको सोल्व करना है, एलसीएम लेना है। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, एलसीएम आएगा 10⁻⁶, यहां से बनेगा 10⁻⁶ प्लस 1। इसको आप लिख सकते हैं
1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं, +1 अपॉन 6 ऐसे लिख पाएंगे। इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1 0 0 0 0 0 1 अपॉन 1 0 0 0। इसे आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास, सॉरी इतना आ गया है, ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट आपके पास आएगा और ये बनेगा 1 0 0 0 0 0 1। ये आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है जब आप 1 ओम और 10⁶ ओम को कनेक्ट कराएंगे तब। उसके बाद ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट है, अब की बार आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों पैरेलल में कनेक्ट किए। फर्स्ट की वैल्यू है 1 ओम, सेकंड की वैल्यू 10⁻³ एंड थर्ड की वैल्यू 10⁻⁶। इसको आपको सोल्व करना है। फिर से आप 10⁻⁶ एलसीएम लेंगे, यहां बनेगा 10⁻⁶ प्लस यहां बनेगा 10⁻³ और यहां बनेगा 1। आप इसे सोल्व कर देंगे, पावर सोल्व करनी है तो आपके पास आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड ए वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ohm are connected in parallel to a 220 volt source. What is the resistance of an electric iron connected to same source that takes as much current as all 3 appliances and what is the current through it? So आप देखिए, तो यहां पे आप देखिए आपके पास 3 रेजिस्टेंस हैं। ये क्वेश्चन है हमारा 8, कहता है रेजिस्टेंस है एक आपके पास 100 ओम, एक रेजिस्टेंस है आपके पास 50 ओम, एक रेजिस्टेंस है आपके पास 500 ओम। तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया और तीनों के अक्रॉस आपने जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वो लगाया है 220 वोल्ट। ये 100 ओम आ गया, ये 50 ओम और ये 500 ओम, और इसको हमने कनेक्ट किया 220 वोल्ट की बैटरी से। What is the resistance of an electric iron connected to same source that takes as much current as all 3 appliances and what is the current through it? आपने यहां पे इस सेम सोर्स से एक इलेक्ट्रिक आयरन को भी कनेक्ट किया और उस इलेक्ट्रिक आयरन में से भी सेम करंट जाएगा, जितना इन तीनों अप्लायंस में से जाएगा उतना ही करंट जाएगा। तो आपको उसका रेजिस्टेंस बताना है कि कितना रेजिस्टेंस जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन है, उसको आपने इसी सोर्स से कनेक्ट कराया, इसका मतलब उस इलेक्ट्रिक आयरन के अक्रॉस भी 220 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, लेकिन उसका रेजिस्टेंस आपको नहीं पता और उसके अक्रॉस करंट उतना ही मिलेगा जितना इन तीनों के अक्रॉस है। तो सबसे पहले आपको करंट निकालना पड़ेगा इन तीनों के अक्रॉस कितना, जितना इन तीनों के अक्रॉस उतना ही उसके अक्रॉस।
फिर आपको करंट भी मिल गया, पोटेंशियल भी मिल गई। ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आर आई, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। फिर आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहले इन तीनों के अक्रॉस कितना करंट है वो करंट हमें निकालना पड़ेगा। ये तीनों है हमारे पास पैरेलल में, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालेंगे तो वो बनेगा 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 50 प्लस 1 अपॉन 500। एलसीएम आया 500, 5 प्लस 10 प्लस 1 ये 16 अपॉन 500। 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 500 अपॉन 16 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल पोटेंशियल 220 वोल्ट। करंट आएगा V अपॉन आर, 220 वोल्ट अपॉन 500 इंटू 16। 0 से 0 कैंसिल आउट। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 7.04, सॉरी हाँ, इस करंट की वैल्यू आएगी 7.04 एम्पियर। इतना करंट हमारे पास आ गया है। अब यहां से उसने यह भी पूछा है जितना करंट इन तीनों के अक्रॉस है, ऑब्वियसली उतना ही करंट यह कहता है कि उस इलेक्ट्रिक आयरन के अक्रॉस भी है। तो अब आपको यहां पे करंट भी मिल गया है, पोटेंशियल भी मिल गया है, इसका रेजिस्टेंस कितना है वो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V की वैल्यू है 220 क्योंकि सेम पोटेंशियल पे रखा, और करंट है 7.04। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप निकाल पाएंगे। सो ये था हमारा ये क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है व्हाई डज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल द हीटिंग एलिमेंट डज। भाई जो वायर आपने कनेक्ट कर रखी है हीटर से, एक तो वो वायर्स हो गई हैं कनेक्टिंग वायर्स, और दूसरा हीटर में जो एलिमेंट लगा हुआ है वो हो गया है। अब उसी करंट के कारण जो उस कनेक्टिंग वायर्स में से जा रहा है, उन करंट के कारण, उस करंट के कारण जो हीटर का एलिमेंट था वो तो ग्लो कर जाता है, लेकिन जो कनेक्टिंग वायर्स थी वो ग्लो नहीं कर पाती। कारण क्या है? मैंने उस दिन भी बताया था कि जो हीटर का एलिमेंट होता है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो करंट का अपोज करेगा, हीटिंग इफेक्ट आएगा, तो वहां पे वो ग्लो करना शुरू कर देगा। लेकिन जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, उनका रेजिस्टेंस बहुत कम, तो वहां करंट का कम अपोज होगा, हीटिंग इफेक्ट कम आएगा, तो वहां वो ग्लो भी नहीं कर पाएंगी। तो इसका कारण यही है कि जो कनेक्टिंग वायर्स थी उनका रेजिस्टेंस बहुत कम, लेकिन जो हीटर एलिमेंट था उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई, तो जिसके कारण करंट का अपोज होगा और वहां पे वो ग्लो करना शुरू कर देंगे। इसका कारण ये रहेगा। नेक्स्ट आता है, कहता है कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। हमारे पास चार्ज दे रखा है 96,000 कूलम, टाइम है 1 आवर, और पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट। इतना चार्ज 1 घंटे तक फ्लो कराने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट, हमें वो वर्क निकालना है। क्या आपने वर्क का फॉर्मूला या पोटेंशियल का फॉर्मूला ये नहीं पढ़ रखा है? W अपॉन Q, W इक्वल्स टू QV। Q आपके पास दे रखा है 96,000,
और V दे रखा है 50 वोल्ट। इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको वो वर्क मिलेगा जो आपको 1 घंटे के लिए इस चार्ज को ट्रांसफर करने में करना पड़ेगा। इतना वर्क आपको करना पड़ेगा। सो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, करंट है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। जब करंट पास होगा तो हीट डेवलप होगी, 30 सेकेंड में कितनी हीट जनरेट होगी वो निकालना है। हीट का फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा है, H इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी। यहां से I पता है 5 एम्पियर, तो ये स्क्वेयर करेंगे तो 25। रेजिस्टेंस पता है 20 ओम, टाइम पता है 30 सेकेंड। इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपके पास वो हीट आएगी जो आई है इस 5 एम्पियर करंट के 20 ओम में से 30 सेकेंड तक फ्लो होने में जो हीट आएगी वो ये बनेगी। सो इसका ये हो गया है। उसके बाद 22 को मैं छोड़ रहा हूं, इससे नेक्स्ट पे चलते हैं। कहता है इन इलेक्ट्रिक मोटर, चलो आगे करते हैं। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स ए 5 एम्पियर फ्रॉम ए 220 वोल्ट लाइन। एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें से करंट फ्लो होता है 5 एम्पियर और पोटेंशियल है 220 वोल्ट। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। पावर निकालनी है और एनर्जी, ये दोनों निकालनी है। पावर आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 3 फॉर्मूले थे जिसमें से एक फॉर्मूला था ये। आपके पास वोल्टेज दे रखी है, करंट दे रखी है, तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। वोल्टेज 220, करंट 5, तो ये बनेगा 0 और 0 और 1100। और पावर की यूनिट होती है वाट। कहते हैं ना वाट लगा देंगे, तो वाट वही लगा सकता है जिसके पास पावर हो, तो पावर की यूनिट वाट बनती है। तो ये 1100 वाट आ गया हमारे पास। फिर कहता है कि एनर्जी भी बतानी है कितनी लगेगी इस करंट को 2 घंटे तक फ्लो कराने में। तो एनर्जी कितनी आई थी, आपने पावर और एनर्जी में रिलेशन देखा था, ये था। यहां से आप एनर्जी निकालना चाहें तो वो बनेगी पावर इंटू टाइम। पावर आपकी अभी आपने निकाल ली है 1100, टाइम है 2 आवर, इसे सेकंड में बदलिए तो 2 इंटू सेकंड में जब आप बदलेंगे तो इसको 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहां आएगा आपका 2 इंटू 3600 सेकंड। और एनर्जी आ गई है, तो एनर्जी ये वाट था, ये सेकंड है, वाट इंटू सेकंड, ये बनता है आपके पास जूल। इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये वो एनर्जी है जो आपको लगानी पड़ेगी इस करंट को 2 घंटे तक फ्लो कराने में। सो ये थे हमारे कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स। इसमें से कुछ मैंने छुड़वा दिए हैं जो रेजिस्टेंस पे थे, इनको फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक इनको आप करिए। और इसी के साथ ये मान लीजिए कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। कुछ न्यूमेरिकल और बचते हैं, रेजिस्टेंस पे बचते हैं मेनली, उनको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करा देंगे। जब तक इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।